राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी एस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा फ्री बैच चल रहा है उसमें आपके लिए आज अध्याय 7 मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लेकर के आते हैं। स्वराज के लिए संघर्ष 1925 से 1939 यहाँ पर पढ़ेंगे। आरपीएससी यूपीएससी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, खास करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम बेसिस पे ये क्लास होने वाली है। 1920 के दशक की क्रांतिकारी गतिविधि, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना HRA, इसका जो बाद में नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR, ये रखा गया। स्थापना 1924 कानपुर में की गई थी। संस्थापक सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल रहे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करना। 9 अगस्त 1925 को इस समूह ने प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब देख लेते हैं काकोरी षड्यंत्र केस क्या था। क्रांतिकारी लखनऊ के पास काकोरी में चलने वाली 8 डाउन ट्रेन से ब्रिटिश खजाना लूटा। कई नेता गिरफ्तार किए गए। ये 17 को कारावास की सजा हुई और 4 को आजीवन कारावास दिया गया। आजीवन कारावास जिनको मिला था रामप्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी भी दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है रखना। काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत किन किन को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। क्या काकोरी षड्यंत्र केस के एक बार पूछा भी गया है कि किसको फांसी हुई थी, किसको नहीं हुई, ये भी पूछ सकते हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। 1928 में इस संगठन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। स्थापना 1924 में हुई थी इसकी HRA की, लेकिन 1928 में नाम बदल दिया गया था। स्थान फिरोज शाह कोटरा दिल्ली में। नेतृत्व करने वाले थे अब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। HSRA का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। HSRA की मुख्य विचारधारा समाजवाद को घोषित किया गया। प्रमुख नेता भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928, पुलिस अधिकारी सैंडर्स की भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद द्वारा लाहौर में हत्या कर दी गई। यह हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध थी, जो कि साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन में घायल हुए थे। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने, राजगुरु ने, आज़ाद ने। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटकिशोर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद विधेयक, ट्रेड डिपोजिट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। बम केवल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बनाए गए थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ताकि बहरों को सुनाया जा सके। उनका उद्देश्य गिरफ्तारी करवाकर कोर्ट रूम को विचारधारा फैलाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको फांसी दी गई थी। जतिन दास ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया। आज़ाद ने दिसंबर 1929 में बादशाह लॉर्ड इरविन की हत्या का प्रयास किया, लेकिन भागने के लिए बाद में भी फरवरी 1931 में इलाहाबाद में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। अल्फ्रेड पार्क में उनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में फरवरी 1931। शहीद दिवस 30 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। चिटगांव शस्त्रागार कांड अप्रैल 1930।
सूर्यसेन मास्टर था एक शिक्षक सहयोग के आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1926 से 1928 तक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े रहे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सूर्यसेन ने। अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकेश नाथ बाल के साथ मिलकर चिटगांव में सशस्त्र विद्रोह आयोजित किया। उद्देश्य था शस्त्रागार से हथियार कब्जे में लेना, क्रांतिकारियों को हथियार प्रदान करना, बंगाल से चिटगांव को अलग करने के लिए रेलवे लाइनों को बाधित करना। यह चाप सफल रहा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। एक अंतरिम क्रांतिकारी सरकार घोषित की गई। सूरसेन ने 1933 में गिरफ्तार किया। जनवरी 1934 में उनको फांसी दी गई। प्रीतलता बड्डेदार छापे के दौरान शहीद हुई। कल्पना दत्त गिरफ्तार हुई। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। साइमन आयोग 1927, जिसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार 10 वर्षों बाद संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए यह आयोग गठित किया गया था। यह 7 सदस्यीय केवल श्वेत ब्रिटिश आयोग था जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की। और इसका भारत में साइमन का जगह जगह पर विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 1927 में स्टैनली बाल्डविन की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ध्यान रखना किस सरकार ने इसका गठन किया था? स्टैनली बाल्डविन की। इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैला। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना रहा। यानी भारत में क्यों भेजा गया था? क्योंकि संवैधानिक जो सुधार है उनकी सिफारिश करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। यह आयोग फरवरी 1928 में भारत आया। इसके आगमन पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए थे। पुलिस से शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत पर लखनऊ में हमला किया गया। लाला लाजपत राय को अक्टूबर 1928 में विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन आयोग की सिफारिशें क्या क्या रही? देखिए, दायर की ध्वज शासन प्रणाली को समाप्त करना, प्रांतों में शासन सरकार की स्थापना, राज्यपालों को विशेषाधिकार देना ताकि आंतरिक सुरक्षा अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबंधित प्रशासनिक मामलों के निर्णय ले सके, प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई, केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार करना, सांप्रदायिक मतदाताओं को बनाए रखना, सार्वभौम मताधिकार नहीं देना, संघीय ढांचे को अस्वीकार करना, इसके बजाय परामर्श राष्ट्रीय परिषद कॉन्सुलेटिव काउंसिल बनाने का सुझाव दिया जिससे ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान को केंद्र में प्रतिनिधित्व और विधान परिषद की शक्तियाँ दी गई। सिंध को बॉम्बे से अलग करना और बर्मा को भारत से अलग करना, भारतीय सेना को भारतीयकरण की दिशा में ले जाना, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण कम नहीं करना। मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव 1927, दिसंबर 1927 में मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में बैठक की और संविधान के मसौदे शामिल करने की 4 मांगें प्रस्तुत की थी। कांग्रेस ने इन्हें मद्रास अधिवेशन 1927 में स्वीकार किया, जो बाद में दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना गया। दिल्ली प्रस्ताव की प्रमुख बात है संयुक्त निर्वाचन, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें रहेंगी। विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थान रखना, केंद्रीय विधायिका में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व देना, पंजाब बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम प्रतिनिधित्व, 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का निर्माण, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो ये मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव से संबंधित तथ्य थे। अब आइए नेहरू रिपोर्ट को देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ध्यान रखना, कहीं जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान रखना है। जो नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार की थी? उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती के उत्तर में तैयार किया। लॉर्ड बर्कनहेड जो ब्रिटेन के सचिव थे, उन्होंने साइमन आयोग में भारतीयों को शामिल न करने को उचित ठहराया था। फरवरी 1928 में सभी दलों के सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनाई और रिपोर्ट 1928 में अंतिम रूप से तैयार हुई, अगस्त 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या रहीं?
भारत को डोमिनेंट स्टेट स्वशासी उपनिवेश जैसा दर्जा दिया जाए। पृथक निर्वाचिका को अस्वीकार किया। एक स्तर पर संयुक्त निर्वाचिका मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित सहित को स्वीकार किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन की बात की गई। मौलिक अधिकार महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की गई। श्रमिकों को यूनियन बनाने का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात भी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार को रक्षा और विदेश मामलों में संपूर्ण अधिकार देने की बात की गई। धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं करने की भी बात की गई थी। अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी की बात की गई। तो ये नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधान हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने लगे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान रखे गए, ऐसे भी दे सकते हैं या कौन सा नहीं रखा गया, कथनों को आपको सही मैच करना है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनने लगे हैं वो अब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक एक लाइन को आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। आगे देखिए, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा हेतु 14 सूत्र 1929 प्रस्तुत किए। संघीय संविधान जिसमें प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान हो, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक हो, सभी विधायकों में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देना, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 सीटें मिलें, केंद्र और प्रांत दोनों में मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। कोई भी कानून प्रस्ताव यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के 3/4 लोग उसका विरोध करें तो पारित ना हो। क्षेत्रीय सीमाओं में ऐसा परिवर्तन ना हो जिससे पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मुसलमानों का बहुत प्रभावित हो जाए। सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधारों। सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, शिक्षा, भाषा की रक्षा हो। राज्य मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप न करें। अब बात करते हैं गांधी इरविन जो घोषणा पत्र है, 31 अक्टूबर 1929 को इरविन घोषणा पत्र जारी हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो इरविन का घोषणा पत्र क्या था? यह था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से पहले दी गई। यह घोषणा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उससे पहले की गई थी। लेबर सरकार और एक रूढ़िवादी बादशाह की संयुक्त पहल थी। इसमें भारत को डोमिनियन दर्जा देने का वादा किया गया, लेकिन इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई। घोषणा में कहा गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र नवंबर 1929। भारतीय नेताओं द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तों को स्पष्ट रूप से करते हुए प्रस्तुत किया गया था। डोमिनेंट स्टेट को लागू करने के लिए संविधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, केवल इसकी स्वीकृति पर बहस करने के बजाय। सम्मेलन में आए कांग्रेस के बहुसंख्यक प्रतिनिधि की मांग की गई। राजनीतिक बंदियों को क्षमा का अनुरोध किया गया। दिसंबर 1929 में गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू और नेताओं के साथ मिलकर के शर्तों पर चर्चा के लिए एक लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। लॉर्ड इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में प्रस्तावित मांगों को स्वीकार कर दिया था। तो ये था दिल्ली का घोषणा पत्र नवंबर 1929। अब देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी के समर्थन से यह संभव हुआ था। लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की जगह या पूर्ण स्वराज की पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया और औपचारिक घोषणा की गई थी। सबने अभिज्ञा आंदोलन का आरंभ, जिसमें शामिल था करों का भुगतान न करना, विधायी संस्था को इस्तीफा देना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 30 फरवरी मनाया गया। बाद में यह तिथि 1950 में संविधान लागू होने के रूप में चुनी गई। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया, नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद। 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता की शपथ ली गई। यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 1929 खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट चलाया गया था। लाल कुर्सी दल की स्थापना की थी खुदाई खिदमतकार 1929 अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। सबने विज्ञान आंदोलन 1930। गांधी की 11 मांगे। गांधी का 11 सूत्री मांग पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है।
क्या था? तो सामान्य हित में संबंधी मांग क्या थी? सैन्य और नागरिक व्यय में 50% की कटौती करना, पूर्ण मद्य निषेध लागू करना, आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट में संशोधन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकृति देना। विशिष्ट पूंजीपति वर्ग की मांगे, रुपया स्टर्लिंग विनिमय दर को 4 शीलिंग पेंस तक घटाना, वस्तु उद्योग की रक्षा, तटीय नौप्रबंधन में भारतीयों को आरक्षण देना। विशेष कृषक वर्ग की मांग क्या रखी इन्होंने? भू राजस्व की 50% की कमी करना, नमक कर और सरकारी नमक एक अधिकार समाप्त करने की बात की गई। इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। 12 मार्च को स्थापित हुई थी यह यात्रा और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। 2 मार्च 1930 गांधी ने भाषा लाड़े को आंदोलन की पूर्ण सूचना दी। गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से नमक मार्च शुरू किया, यात्रा शुरू की थी ये मार्च में। कुल दूरी 240 मील 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। गांधी ने दांडी तट पर जाकर नमक और ठाकर कानून का उल्लंघन किया, तो मार्च ने देशव्यापी अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, विशेषकर नमक कानूनों के विरुद्ध। गांधी ने जनता से शांतिपूर्वक ढंग से नमक कानून तोड़ने की अपील की गई। तो एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इंडियन हिस्ट्री के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रत्येक को ध्यान रखना है और अपने नोट्स भी तैयार करते चलने साथ साथ में। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, अब बात करते हैं नमक कानून के उल्लंघन का प्रसार। 6 अप्रैल के बाद भारत के विभिन्न भागों में नमक कानून बड़े स्तर पर उल्लंघन हुआ। अप्रैल 1930 में नेहरू को गिरफ्तार किया गया। मद्रास, कलकत्ता, कराची में विरोध प्रदर्शन हुए। 5 मई 1930 को गांधी को दर्शाना नमक सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से महिलाओं के बीच विशेष रूप से व्यापक विरोध भड़का भी आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनी। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दर्शाना नमक कारखाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकारी समिति CWC ने सविनय ज्ञान दर को विस्तारित करते हुए निम्न कार्यक्रम शामिल किए: रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदार कर का बहिष्कार, मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन, अम्मे का कांड, नागताल नमक कानून तोड़ना। गांधी इरविन समझौता 1931, 25 जनवरी 1931 को तेज वाद्य सप्रू डॉक्टर जयकर SS शास्त्री के प्रयास के कारण गांधी जी कांग्रेस कार्य समिति CWC के सदस्यों को बिना शर्त रिहा किया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता की राह खुली। यह समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में वासाराय लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच संपन्न हुआ था। दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इससे कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान मंच पर लाया गया। गांधी द्वारा सहमत शर्तें कांग्रेस की ओर से की गई। सविनय विज्ञान को स्थिर करना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात स्वीकार की गई। समझौते के बाद गांधी ने आंदोलन को स्थिर कर दिया। हालांकि युवा किसानों विशेषकर गुजरात में निराशा हुई, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगें जैसे भूमि की वापसी तत्काल पूरी नहीं की गई। इरविन द्वारा जो शर्तें की गई, सहमत शर्तें सरकार की ओर से: राजनीतिक बंदियों की रिहाई जो हिंसा में शामिल नहीं थे, अभी तक वसूले ना गए जुर्माने को माफ़ करना, जिन जमीनों को 30 से 25 में बेचा गया था उनकी वापसी, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहिष्णुता, निजी उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, तटीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उत्पादन नहीं करना, शांतिपूर्ण व अहिंसक धरने की अनुमति, कुछ आपातकालीन अध्यादेशों की वापसी की बात भी की गई। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के समन्वय में सम्मेलन बुलाया गया था। पहली बार भारतीय नेताओं की बराबरी के आधार पर बैठक हुई। कांग्रेस गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों में शामिल कौन कौन रहे? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतों के प्रतिनिधि, अस्पृश्य, सिख, पारसी, भारतीय ईसाई, न्याय पार्टी आदि। महिलाओं में बेगम आरा शहनवाज, राधाबाई सुब्बारायण। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
रेट्टामलई श्रीनिवासन ने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थान लंदन 7 सितंबर 1 से 1 दिसंबर 1931 तक। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी ने भाग लिया था। अन्य प्रतिभागी रंगस्वामी अयंगार, मदन मोहन मालवीय, देशी रियासत, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लेबर पार्टी, जस्टिस पार्टी, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई आदि। महिलाओं में सरोजिनी नायडू बेगम, जहां आरा शहनवाज, राधाबाई सुब्बारायण, इन्होंने भी भाग लिया था। गांधी ने केंद्र और प्रांतों में तत्काल उत्तरदायी सरकार की मांग की। पहली आखिरी बार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भागीदारी की थी। उन्होंने मुस्लिमों और पिछड़ी जातियों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे थे। इसमें कोई परिणाम ऐसे नहीं निकले जो उनकी मांगें में स्वीकार की गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले मुस्लिम लीग, पिछड़ा वर्ग की तरफ से अम्बेडकर, देशी रियासत है। परिणाम मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ। संयुक्त चयन समिति का गठन हुआ जो नए संविधान का मसौदा तैयार करने लगी। फरवरी 1935 में अंतिम मसौदा तैयार हुआ जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार पूना समझौता 1932। घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा की गई, जिसे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। आधार लोथियन समिति की सिफारिशें अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए। पिछड़ा वर्ग भी इसमें शामिल था। इससे गंभीर बहस और विरोध उत्पन्न हुआ। विवरण अगले अध्याय में दिया गया है। सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना समझौता 1932 क्या था? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और 8 सीटें प्रदान की गईं। इनमें शामिल पिछड़ा वर्ग 71 सीटें, मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, महिलाएं, मराठा। कांग्रेस ने इस पुरस्कार का कड़ा विरोध किया। इससे ब्रिटिशों की फूट डालो राजगुरु की नीति बताया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार के प्रमुख प्रावधान सूचीबद्ध। समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यह व्यवस्था 20 वर्ष तक प्रभावी रही। प्रांतीय विधानमंडलों में पिछड़े वर्ग के लिए सीटें की संख्या दोगुनी की गई। कुछ प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। दोहरी मताधिकार का प्रयोग किया गया। अपने समुदाय में एक और अन्य चुनाव में मजदूरों, जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए पृथक सीटें आरक्षित की गई। गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या रही इसके ऊपर? तो गांधी जी ने इस पुरस्कार को विभाजनकारी और राष्ट्र विरोधी बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आवरण अंतर की घोषणा की। यरवड़ा जेल में पूना जेल भेजा गया। यरवड़ा जेल पूना भेजा गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके गांधी जी भीमराव और अम्बेडकर के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ क्योंकि अम्बेडकर अलग निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में थे। पूना समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता गांधी और भीमराव अम्बेडकर पिछड़े वर्गों की ओर से के बीच संपन्न हुआ। पिछड़े वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय इसे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में 8 सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 प्रांतीय विधानसभाओं में की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गईं। जाति, हिंदू, पिछड़े वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को स्वीकार किया। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अम्बेडकर 1947 तक पूना समझौते की आलोचना जारी रखी। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है इसको, क्योंकि अधिकांश जो प्रावधान लिए गए वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। पूरे भारत संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। सत्ता का विभाजन 3 सूचियों में संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में बात की गई। रियासतों की भागीदारी नहीं होने के कारण वायसराय के पास बची हुई शक्तियाँ रखी गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, जिसमें राज्यपाल चुने हुए मंत्रियों के खिलाफ कार्य करेंगे। केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई, लेकिन यह भी कभी लागू नहीं हुआ।
दो सदनीय विधानमंडल की स्थापना प्रांतों में हुई। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस पृथक निर्वाचन क्षेत्र फिर से मान्य किए गए गरीबों, महिलाओं, मजदूरों के लिए। काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 को समाप्त किया गया। भारत सचिव में कोई एक सलाहकार परिषद द्वारा सलाह दी जानी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।